Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, a paper from ACCA. And today we are going to learn about example of factoring of receivables. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपनी देखा था कि factoring of receivable क्या होता है, तो आज हम उसकी फोकस एग्जाम्पल करेंगे। और इसके अलावा आज हम IFRS 7 डिस्क्लोजर को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट इस वीडियो में भी डिस्कस होने वाले हैं। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं एग्जाम्पल को। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स की। फैक्टरिंग को हमने देख लिया था, तो आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देख लें ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देन इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। पहले रिक्वायरमेंट को जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, हाउ शुड दिस अरेंजमेंट बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017 में इसको कह रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल को पढ़ना शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास हमने पढ़ ली है कि हमें यहाँ पर इस अरेंजमेंट को देखना है कि और इसको देखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। तो an entity has an outstanding receivable balance with a major customer amounting to $12 million, and this was factored to finance company on 1st September 2017. The terms of the factoring were, ये थी जो टर्म्स उसने मुझे बताई हुई हैं। तो बोल ये रहा है बेसिकली कि रिसीबल है इनका ऑब्वियसली $12 million का, और इनका मेजर कस्टमर है, एक बड़ा कस्टमर है इनका। और ये इन्होंने फैक्टरी एक फाइनेंस कंपनी के नाम की फैक्टरिंग कंपनी है उसको इन्होंने दे दिए हैं। अब ये कौन सी, क्या इसने बेसिकली सेल किए हैं या लोन लिया है, ये हम आगे जाके देखते हैं। फाइनेंस कंपनी विल पे 80% ऑफ द ग्रॉस रिसीबल आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू द एंटिटी इमीडिएटली। अच्छा, फाइनेंस कंपनी विल पे 80% ऑफ द ग्रॉस रिसीबल आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू द एंटिटी इमीडिएटली। ये 80% फाइनेंस कंपनी इसको दे रही है। मतलब 80% आउट ऑफ 12 मिलियन का अगर हम 80% करें, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वैसे तो 9600 अराउंड होता है। तो 80% जो है ये जो है पे करेगी। इसका मतलब एक तरह से ये लोन दे रही है, सेल नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे पास दो चीजें होती थी, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स। इसमें क्या होता था कि हमें लोन मिलता था, ठीक है, हमें लोन मिल जाता था और हम उस पर ट्रांजेक्शन पे करते थे। सेल नहीं होती। सेल में जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे सारे ट्रांसफर हो जाते हैं और हम कोई भी चीज़ बेयर खुद नहीं कर रहे होते, हर चीज़ हम फैक्टर कंपनी बेयर कर रही होती है। तो आए देखते हैं आगे। द बैलेंस विल बी पेड लेस द चार्जेस बिलो व्हेन द डेट इज कलेक्टेड इन फुल। जो बैलेंस होगा वो भी फैक्टर कंपनी हमें दे देगी अगर डेट जो है उसको सारा मिल जाता है। एनी अमाउंट ऑफ द डेट आउटस्टैंडिंग आफ्टर 4 months विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू द एंटिटी एट इट्स फुल बैक बुक वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिस्क एंड रिवॉर्ड तो इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ये विद रिकोर्स है या फिर रिकोर्स है रादर देन विदाउट रिकोर्स है, क्योंकि इसमें सारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो एंटिटी का ही है, कंपनी का खुद का है, फैक्टरिंग कंपनी का नहीं है। सही है। फाइनेंस कंपनी विल चार्ज 1% पर मंथ। जैसे मैंने कहा ये लोन ट्रांजेक्शन मुझे लग रही थी, और देखें इसने खुद ही बता दिया कि 1% पर मंथ ऑफ द नेट अमाउंट ओनिंग, जितना भी ये है वो करेगी फ्रॉम द एंटिटी एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने 1% चार्ज करेगी। फाइनेंस कंपनी हैड नॉट कलेक्टेड एनी ऑफ द फैक्टर्ड रिसीवेबल अमाउंट बाय द ईयर एंड। कुछ भी जो है फाइनेंस कंपनी को मिला नहीं है साल के आखिर तक। अच्छा, सेकेंडली सी पॉइंट पढ़ते हैं। द एंटिटी डेबिटेड द कैश फ्रॉम फाइनेंस कंपनी टू इट्स बैंक अकाउंट। इन्होंने डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट को, एंड रिमूव द रिसीवेबल फ्रॉम इट्स अकाउंट। मुझे जहां तक लग रहा है, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या आपको, आपने जो लास्ट वीडियो भी देखी होगी यकीनन, उसके हिसाब से ये मुझे कहीं से भी सेल ऑफ रिसीवेबल नहीं लग रहा। और इसने क्या किया हुआ है कि रिसीवेबल को रिमूव कर दिया है और सारा का सारा अमाउंट इसने बैंक में रिकॉर्ड कर लिया है। सही है, दैट इज फाइन। बट हम देखते हैं अभी इसको हमें करना क्या है। इट हैज प्रूडेंटली चार्ज द डिफरेंस एज एन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में चार्ज भी कर दिया है रिमेनिंग अमाउंट को। यानी कि इसने 12 मिलियन का 80% लिया, 80% को इसने बैंक में रिकॉर्ड कर दिया, और रिसीवेबल इसने कुछ भी बुक नहीं किया है। और इसने साथ में क्या किया, रिसीवेबल को रिमूव कर दिया, और जो रिमेनिंग 2400 थे आउट ऑफ 12 मिलियन, उसको इसने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में रिकॉर्ड कर दिया है। तो आए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने हमेशा की तरह ऑलरेडी इसका सोल्यूशन कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमने जस्ट इसको यहाँ पे सॉल्व करना है।
तो सोल्यूशन ये है कि एज द एंटिटी स्टिल बेयर्स द रिस्क ऑफ स्लो पेमेंट एंड इररिकवरेबल डेट्स, जैसे कि मैंने कहा, तो ये सेल तो है नहीं कहीं से भी. द सब्सटेंस ऑफ द फैक्टरिंग इज दैट ऑफ अ लोन ऑन विच फाइनेंस चार्ज विल बी मेड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि ये जो है आपकी सेल तो नहीं है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो रहा फैक्टरिंग कंपनी को. स्टिल कंपनी बेयर करेगी रिस्क एंड रिवॉर्ड. द रिसीवेबल शुड नॉट हैव बीन डीरिकॉग्नाइज्ड, nor should all of the difference between the gross receivable and the amount received from the factor have been treated as administration cost. इसने administration cost में रिकॉर्ड कर दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था कि इसने जो अमाउंट है उसको, जो उसने अमाउंट दे दिया है उसको लोन एज अ लोन ट्रीट कर ले और बाकी को एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कर ले. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. रिसीवेबल पूरा का पूरा स्टिल बैलेंस शीट में दिखेगा. तो हो सकता है हम लोग भी यहीं पे यही कर रहे हैं. द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट कैन बी समराइज एज फॉलोज. अब आप देख सकते हैं बेसिकली एंट्री है, एंट्री की फॉर्म में हम इसकी करेक्शन करेंगे. बेसिकली ये एरर का क्वेश्चन था विद फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल. ये एरर का क्वेश्चन था जिसको हमें एरर को सही करना था. तो रिसीवेबल हमने देखें अगेन डेबिट कर दिया है 12,000 से. लोन फ्रॉम फैक्टर हमने 9600 से खत्म कर दिया जो इसने रिकॉर्ड किया हुआ था, क्योंकि ये लोन जो है, बल्कि लोन हमने खत्म नहीं किया बल्कि हमने रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसने लोन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि एक लोन ट्रांजैक्शन है रादर देन अ सेल ऑफ रिसीवेबल्स. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसको इसने डेबिट किया था, एक्सपेंस हमने क्रेडिट करके खत्म कर दिया है. तो अल्टीमेटली हमने रिसीवेबल को दोबारा रिकॉर्ड किया है, ये उसकी एंट्री है. सेकेंडली एक और चीज भी हो रही थी इस ट्रांजैक्शन में, इस अरेंजमेंट में, कि फाइनेंस कॉस्ट भी अराइज हो रही थी. तो हमने उसका अक्रूवल बनाया है. फाइनेंस कॉस्ट को 9.6 मिलियन का 1% हमने ले लिया, क्योंकि 1% चार्ज था, वो हमने रिकॉर्ड किया है. एंड देन अगेन हमने उसका अक्रूवल क्रिएट किया है. तो इस तरीके से ये कुछ अरेंजमेंट दिखेगी और ये दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये डबल एंट्री है हमारी. तो इस तरीके से हमने इसको ट्रीटमेंट करनी थी और इसके एरर को सही करना था. तो एग्जाम में भी आपके पास यकीनन एरर के क्वेश्चन आएंगे. सीधा सीधा मैंने हमेशा वीडियोस में बोला है कि सीधा सीधा फैक्टरिंग नहीं पूछेगा आपसे. हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर देगा, कोई कॉम्प्लिकेशन देगा, कोई आपके लिए मिस्टेक करके देगा जिस मिस्टेक को आपको सही करना पड़ेगा या एरर को सही करना पड़ेगा. तो आपने नज़र में रखना है कि बेसिकली वो गलती क्या कर रहा है. इसके लिए आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप उस एरर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो दिस वाज फैक्टरिंग की एग्जांपल. आई एम गोइंग टुवर्ड्स IFRS 7 डिस्क्लोजर्स. IFRS 7 जो है वो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो डिस्क्लोजर्स हैं उसको देखता है, और जितनी भी ट्रीटमेंट थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है IAS 32 में. देन IFRS 9 में हमने ऑलरेडी F7 लेवल पे सारा हमने वीडियोस के अंदर कवर किया है. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वीडियो को देख भी सकते हैं. तो डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आज हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है एट FR लेवल. तो IFRS 7 provides the disclosure requirement for financial instruments. जैसे मैंने कहा the major elements of disclosures are required. आप लोगों के लिए ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं it is more than enough. ये अराउंड आपकी बुक के अंदर भी यही लिखे हुए हैं. कैप्लन ले लें या BPP ले लें तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. आपको इसका ऊपर से भी चीज़ें अगर पता हैं तो that is more than enough. Because this is a disclosure. यहाँ पे F7 लेवल पे इतना ज़्यादा इन डेप्थ पूछता नहीं है एग्जामिनर. सही है, तो इसको रीड कर लेते हैं. अच्छा, तो डिस्क्लोजर में सबसे पहले आपने देखना है द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ईदर ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और विद इन द नोट्स. इसका आपने मतलब आप रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटीज को, उसको अपने नोट्स में भी एक्सप्लेन करना है. An entity must also disclose items of income, expenses, gains and losses for each class of financial instrument, either in the statement of profit and loss and other comprehensive income और विद इन द नोट्स. तो जो भी आप इनकम स्टेटमेंट में या कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में या अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लिखेंगे या रिकॉर्ड करेंगे उसको अपने नोट्स में एक्सप्लेन करना है. एंड इन लास्ट एन एंटिटी मस्ट ऑल्सो मेक डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क फेस्ड बाय द एंटिटी. दिस मस्ट कवर द एंटिटीज एक्सपोजर टू रिस्क, मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज फॉर मैनेजिंग दोज रिस्क एंड एनी चेंजेस इन द ईयर. तो इस चीज़ को भी आपने एज अ डिस्क्लोजर नोट्स टू दी अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करना है. तो दिस वाज IFRS 7 डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. और फैक्टरिंग को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी. आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून. टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.